हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। देखिए, कल आपको याद होगा हमने डिटरमिनेंट्स के एक अपने पार्ट को देखा हुआ था। हमने इसकी कुछ थ्योरी पढ़ी हुई थी और हमने इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था। और लेक्चर की शुरुआत में हमने जाना था कि ये चैप्टर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि ये लगभग सारे पेपर का 5.68% वेटेज को कैरी करता है। और हमने ये भी देखा था कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन म्यूजियम या फिर मीडियम या फिर इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना? या तो मीडियम या फिर इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसका मतलब कि इन क्वेश्चंस को हम काफी आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, है ना? तो इसी तरीके से हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की आगे की थ्योरी, है ना, आगे की कुछ थ्योरी और उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको याद ही होगा, यही हमारा पैटर्न है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो आपने अभी तक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के अलग अलग मेथड्स को देखा हुआ है। तो एक मेथड हमारे पास आता है डिटरमिनेंट्स को यूज करके, उसे भी आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से इससे हम किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे किसी भी डिटरमिनेंट से एसोसिएटेड माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या क्या होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे किसी एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। और वहीं इसके बाद हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे। हम जानेंगे कि उसका इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। और इसी के बाद हम बात करेंगे मैट्रिक्स की इनवर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना? मैट्रिक्स के इनवर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसके बाद चर्चा करेंगे। ओके, तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने की वो मेथड जिसमें हम डिटरमिनेंट को यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने एक ट्रायंगल को ले लिया है जो कि कुछ इस तरीके से है हमारे पास। और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमारे पास है x1/1, x2/2 एंड x3/3 के फॉर्म में। और यहाँ पर अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना हो, इसका इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस ट्रायंगल ए का एरिया, किसका? ट्रायंगल एबीसी का। इसके लिए क्या मिलेगा हमें? इसके लिए हमें मिलेगा हाफ ऑफ व्हाट? मॉड। मॉड मतलब यहाँ पर जो भी एरिया आ रहा है उसकी हम पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके जो वर्टिसेस हैं उन्हें अरेंज करिए। तो वर्टिसेस ए को लिखा हमने क्या? x1/1 और यहाँ पर सिंगल 1। ऐसे ही x2/2 और सिंगल 1। ऐसे ही x3/3 एंड 1। तो ये हमारे इसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए, है ना? ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं इस ट्रायंगल के एरिया की, है ना? तो अब इसे ओपन करिए। इसे जब हम ओपन करेंगे, मान लीजिए कि इसे हम अपने इस कॉलम, किससे? कॉलम C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहला क्या मिलेगा आपको? हाफ इंटू वॉट? x1, है ना? ये गया क्या मिला? बाई 2 माइनस बाई 3। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा प्लस। प्लस नहीं बेटा, माइनस। माइनस वॉट? माइनस x2। माइनस x2, तो ये गया और ये गया, क्या मिला? बाई 1 माइनस बाई 3। बाई 1 माइनस बाई 3, इसका साइन आप अलग ले लो। तो इसे हम कर देंगे माइनस, कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। मिलेगा हमें बाई 3 माइनस बाई 1। और यहाँ पर देखिए क्या हम लेंगे? x3। x3, तो ये गया और ये गया, क्या मिला? हमें मिला बाई 1 माइनस वॉट? बाई 1 माइनस बाई 2। तो इस तरीके से हमें ट्राइंगल ABC का ये एरिया मिला, है ना? अब देखिए, अगर ये दोनों तीनों पॉइंट कौन कौन से? ABC, अगर ये तीनों ही पॉइंट ABC ये तीनों कोलिनियर हो गए, मतलब एक ही लाइन पे हैं, मतलब कि ये कोई एक ट्रायंगल नहीं बना रहे, कोई भी ऐसी क्लोज शेप को नहीं बना रहे हैं, ये बस एक ही लाइन पे हैं। तो क्या होगा यहाँ से? यस, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिलेगा ही नहीं, है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा होगा? ये हो जाएगा हमारे पास 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा होगा? 0। वो सिंपली यहाँ से मिलेगा x1/1 एंड 1, x2/2 एंड 1 एंड x3/3 एंड 1, इस फॉर्म में। क्लियर है? ओके। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म है माइनर और दूसरा टर्म है कोफैक्टर, है ना? एक टर्म है क्या? माइनर और दूसरा टर्म है हमारे पास कोफैक्टर। तो हम किस तरीके से
दिए गए डिटरमिनेंट के माइनर और को-फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं, है ना? सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनर क्या होता है एक्चुअल में। तो आपको याद ही होगा कि हमारे पास अगर एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इसमें कुछ एंट्रीज़ होती हैं एआईजे फॉर्म की, जहाँ पर आई हमें बताता है कि ये हमारा रो की पोज़ीशन है और वहीं जे हमें बताता है कि ये हमारी कॉलम की पोज़ीशन है। किसकी बेटा? कॉलम की पोज़ीशन है। तो अगर हम एमआईजे एक मैट्रिक्स एमआईजे के माइनर को ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हमें हमें क्या मिलेगा? मान लीजिए एलिमेंट एआईजे को कंसीडर कर रहे हैं और इसके अलोंग ही एक डिटरमिनेंट को ले रहे हैं, जहाँ पर हम एआईजे की ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे। जब हम इसे डिलीट करेंगे और उसके बाद जो है मैट्रिक्स मिलेगा, उसे ही हम बोलते हैं उस एलिमेंट के अलोंग माइनर। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया या डिटरमिनेंट ले लिया इस फॉर्म में, सॉरी हमने एक डिटरमिनेंट लिया इस फॉर्म में, है ना? A11, A12, A13 एंड फर्स्ट रो में एंड A21, A22, A23 सेकंड रो एंड A31, A32 एंड A33, है ना? द थर्ड रो। अब अगर हमें M11 फाइंड करना है इसका, कितना? M11 हमें इसका फाइंड करना है, तो क्या होगा? हम इस एलिमेंट के अलोंग ये रो और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। क्या मिलेगा? दिस थिंग, है ना? इसका। और इसका हमें क्या लेना है? डिटरमिनेंट लेना है। तो M11 क्या मिलेगा? M11 मिलेगा हमें डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट? A22, A23, A32, A33 के फॉर्म में, है ना? इसी तरीके से अगर हम M12 को फाइंड आउट करें, कैसे बेटा? M12 को, तो क्या होगा? दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों ही डिलीट हो जाएंगे, है ना? इसके नीचे और ये ऊपर वाले दोनों के दोनों एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। क्या मिलेगा हमें? यहाँ से हमें मिलेगा M12 इज इक्वल टू A21, A23, A31, A33 का डिटरमिनेंट, है ना? इस फॉर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट। अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि माइनर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, है ना? अब हम बात करते हैं को-फैक्टर की। तो माइनर और को-फैक्टर में केवल साइन का डिफरेंस होता है बेटा। आपको याद होगा कल हमने बताया था कि डिटरमिनेंट में हम किस तरीके से साइन्स को रखते हैं, किस तरीके से हम साइन को अरेंज करते हैं। वहीं पर हमने 3x3 के लिए एक केस भी लिया था, जहाँ पर बताया था कि अगर हम पहले एलिमेंट का साइन यहाँ पर, इसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे और उसको अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए चलेंगे। तो अगर हम A11 को पॉजिटिव ले लें, तो ये क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव और यहाँ पर क्या मिलेगा? अगेन पॉजिटिव। तो मान लीजिए कि हम एक को-फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं CIJ के द्वारा, है ना? जहाँ पर I हमें बता रहा है रो और J किसकी? कॉलम पोजीशन को बता रहा है ना? तो हमें किसी एलिमेंट AIJ के अलोंग हमें को-फैक्टर CIJ को फाइंड करना है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा -1 -1 की पावर व्हाट? I प्लस J I प्लस J I प्लस J टाइम्स MIJ, है ना? टाइम्स व्हाट? MIJ। क्लियर है? नेक्स्ट। अब देखिए, मान लीजिए कि हमें यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दिया गया है डेल्टा, जिसमें कि हमारे पास रो कुछ इस तरीके से हैं, A11, A12, A13 एंड सेकंड रो है हमारे पास A21, A22 एंड A23 और थर्ड रो यहाँ पर हमारे पास है A31, A32, A33। तो अगर हमें एलिमेंट 11 के अलोंग C11 को फाइंड करना हो, तो आप जानते हैं A11 का साइन कैसा? A11 का कैसा साइन है? A11 का साइन है पॉजिटिव, तो हमें C11 क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू व्हाट? इसी के अलोंग माइनर। तो माइनर क्या होगा? इसके सामने वाली रो और इसके नीचे वाले सभी एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे और इसके बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट? A22, A23 एंड A32, A33। क्लियर है? ओके, ये तो हो गई हमारे पास A11 के अलोंग। अब हम बात करते हैं A12 A12 मैट्रिक्स A12 एलिमेंट का कोफैक्टर, है ना? A12 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या मिलेगा? C12। अब हम जानते हैं पहला पॉजिटिव था, सेकंड नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा पहले। एंड व्हाट? एंड द माइनर ऑफ, है ना? एंड द माइनर ऑफ व्हाट? इसी एलिमेंट का, है ना? माइनर किसका? इसी एलिमेंट के अलोंग क्या मिलेगा? ये सामने वाली और ये नीचे वाली, ये दोनों ही एलिमेंट्स कैंसिल। इन दोनों एलिमेंट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं उन्हीं का हम डिटरमिनेंट ले लेंगे। क्या है वो एलिमेंट? वो है हमारे पास A21, A23, A31, A33, कुछ इस तरीके से, है ना? कुछ इस तरीके से। ओके, तो ऐसे ही अगर आपको A13 तो कैसा आएगा साइन? पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव
यहाँ पर अगेन कैसा साइन, पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव साइन, है ना। तो इसी तरीके से हम इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, -1 टू पावर i प्लस जे टाइम्स व्हाट, एम आई जे के फॉर्म में यहाँ पर साइन को लेते हैं और एम आई जे को रखते हैं किसके लिए, को फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। समझ गए ना। को फैक्टर में क्या, को फैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस है, माइनर में हम साइन को कंसीडर नहीं करते हैं किसी एलिमेंट के अलोंग, जबकि हम को फैक्टर में उस साइन को भी कंसीडर करते हैं, है ना। ओके, अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर हम अपने किसी दिए गए डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट को उसके माइनर के, सॉरी, कोफैक्टर के साथ, है ना, उसके कोफैक्टर के साथ अगर हम किसी दिए गए एलिमेंट को, यहां पर देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स की, है ना, डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स की। हमारे पास डिटरमिनेंट में एलिमेंट कुछ इस तरीके से होंगे, दिस थिंग, है ना, कुछ इस तरीके से होंगे। तो अगर हम इनके एलिमेंट्स और इनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर दें किसे, एलिमेंट्स और इसी के रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स को, तो क्या होगा, तो हमने सबसे पहले a11 को मल्टीप्लाई किया इसके a11 के ही कोफैक्टर के साथ, मतलब c11 के साथ। इसी तरीके से हमने a12 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, a12 के रिस्पेक्ट में मिले कोफैक्टर के साथ। इसी तरीके से हमने a13 को भी मल्टीप्लाई किया किसके साथ, c13 से, है ना। और हमने क्या किया, हमने इसके बाद इन सभी एलिमेंट्स और कोफैक्टर के मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर दिया। तो हमने देखा कि ये टोटल वैल्यू जो हमें यहाँ से मिल रही है, ये इसके डिटरमिनेंट वैल्यू के ही इक्वल होगी, किसके, डिटरमिनेंट वैल्यू के ही इक्वल होगी। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट निकालने का एक दूसरा तरीका हमें मिला। अगर आपको सारी कोफैक्टर वैल्यू दी गई है ना, यहाँ पर देखिए, अगर आपको सारी कोफैक्टर वैल्यू दी गई है तो आपने उसे एक मैट्रिक्स की एक सिंगल रो, है ना, एक सिंगल रो और उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो वो हमें क्या दे देगा, इसका डिटरमिनेंट दे देगा। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड रो में इसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर के साथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमें इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा, है ना। और इसी तरीके से सेम, अगर हम थर्ड रो के एलिमेंट को इनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमें इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा, है ना। तो इस तरीके से हमें डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने की एक नई टेक्निक मिली। मतलब कि अगर आपको किसी भी रो के अलोंग उसके कोफैक्टर की वैल्यू दी जाए तो आप उन कोफैक्टर और उस एलिमेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या होगी, वो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेकिन देखिए, अब हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर सेम कोफैक्टर को सेम रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था। अगर अब हम क्या करें कि हम यहाँ पर अलग रो को एक दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने a21 a22 a23 को ले लिया और हमने इस रो के कोफैक्टर ले लिए a11 a12 a13 और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया किसे, इस रो को और इस रो के कोफैक्टर के साथ। जब हमने ऐसा किया तो हमने देखा कि ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 के इक्वल होती है, किसके, 0 के इक्वल ही होती है। क्लियर है। तो वहां जब हमने रिस्पेक्टिव रो को रिस्पेक्टिव कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, डिटरमिनेंट मिला। लेकिन हमने क्या किया, अब की बार हमने जो एलिमेंट्स हैं, हमारे रो के एलिमेंट्स हैं, इन्हें और हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया किसके साथ, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ, और उसके बाद हमने इन्हें सम किया तो क्या मिला हमें मिल गया 0। क्या मिला बेटा, 0। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, अब नया टर्म आ रहा है एक एडजॉइंट, है ना, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब डिटरमिनेंट से हटके हम कहां पहुंचे, मैट्रिक्स पर। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ इस फॉर्म में, A इज इक्वल टू ए आई जे, और ये n क्रॉस n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में दिया हुआ है A। तो अगर आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है किसका, इसी मैट्रिक्स A का, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। तो इसे डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं एडीजे, है ना, एडीजे ऑफ ए, इसे हम बोलते हैं एडजॉइंट, है ना, एडीजे ऑफ ए। और ये डिफाइन होता है किससे, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के अलावा हम कोफैक्टर्स को लिखेंगे और उसके बाद इस बने हुए कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे इसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को दे देगा, है ना, एडजॉइंट को दे देगा।
जहां पर देखिए CIJ क्या बोला गया है, ये हमारे एलिमेंट्स AIJ के अलोंग बने हुए कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। क्लियर है? नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हमने एक मैट्रिक्स ए को डिफाइन किया जो कि कुछ इस तरीके से है ना? A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33 के फॉर्म में है। दिस वन इज आवर कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना? वो कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब अगर हमें इसका एडजॉइंट चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन एलिमेंट्स के अलोंग हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को बनाते हैं, है ना? इन्हीं एलिमेंट्स के अलोंग हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को बनाते हैं। वो क्या होगा? A11 के अलोंग क्या मिलेगा? C11। ऐसे ही A12 के अलोंग क्या मिलेगा? C12। A13 के अलोंग क्या मिलेगा? C13। A21 के अलोंग क्या मिलेगा? C12 एंड ऐसे ही A22 A23 के अलोंग क्या मिलेगा? C22 C23 और सेम इस थर्ड रो के लिए भी, है ना? हमें कुछ इस तरीके से इसके कोफैक्टर्स मिल जाएंगे। करना क्या है? एडजॉइंट निकालने के लिए हमें इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें सिंपली क्या मिलेगा? हमारा एडजॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, 2x2 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका 2x2 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमें अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि इस फॉर्म का है, ABCD के फॉर्म में, और अगर आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है ना? अगर आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, कैसे निकालोगे? इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ए कैसा होता है? ए पॉजिटिव होता है ना? इसका सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बताओ क्या होगा? ए पॉजिटिव होता है तो क्या मिलेगा हमें? डी मिलेगा यहाँ पे। अब बी के अलोंग व्हाट? बी कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगा दो पहले ही। अब माइनर ले लो, नेगेटिव लगा दिया यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव सी मिला, है ना? कितना यहाँ आ गया? कितना? डी, और यहाँ आ गया नेगेटिव सी, और यहाँ कितना आएगा? ये भी होता है नेगेटिव, कितना? प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, है ना? कुछ इस फॉर्म में क्या मिलेगा यहाँ पे? यस, हमें यहाँ पे मिलेगा बी, है ना? क्या मिलेगा बेटा? बी। और यहाँ बताइए, यस माइनस वॉट? यहाँ मिलेगा बेटा कितना? माइनस बी, है ना? माइनस बी। और यहाँ ए, क्या मिलेगा? ए। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज आएगा हमारे पास इस तरीके से। जो हमारी रो थी डी माइनस सी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में। तो मिला हमें डी माइनस सी का एक कॉलम, और मिला हमें माइनस बी और ए का एक कॉलम। क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से हम अपने दिए गए एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, जिससे कि हमें हमारा एडजॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए हमने समझा एडजॉइंट क्या होता है ना? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसे हम क्या बोलते हैं? हमारा एडजॉइंट। अब इसी एडजॉइंट की कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम यहाँ पर समझेंगे, है ना? कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम यहाँ पर समझेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। ए क्या है? ए हमारा कोई सा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर मान लीजिए एन है हमारे पास। तब अगर हम इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें और इसे मल्टीप्लाई कर दें इसी मैट्रिक्स से, क्या होगा? यहाँ पर ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ए दैट इज इक्वल टू व्हाट? एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी, ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। और इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है? इसकी वैल्यू हमें मिलती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई एन, है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई एन। अच्छा, ऐसा क्यों होता है इसे हम देखेंगे अभी आगे, कुछ और प्रॉपर्टी की सहायता से इसे हम देखेंगे, प्रूफ करेंगे। अच्छा, अब हमें मान लीजिए अगर हमें एडजॉइंट ए दिया गया है और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना? अगर हमें एडजॉइंट ए दिया गया है और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो क्या मिलेगा हमें? हमें यहाँ से सिंपली मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर व्हाट? n-1, अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना? अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इस केस के लिए, है ना? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफी। एग्जाम में डायरेक्टली, एग्जाम में, यहाँ अपने एग्जाम में नहीं, बोर्ड्स में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है ना? ओके, नेक्स्ट। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी। तो सबसे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया और देन उसका एडजॉइंट लिया। तो ये हमेशा ही देखिए क्या होता है? बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के, है ना? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। ध्यान रखिएगा क्या कि यहाँ पर इनका
इन दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन स्विच हो जाती है किसमें, जब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में इनकी अलग अलग एडजॉइंट ले रहे होते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ बी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, इस फॉर्म में। नेक्स्ट अगला है हमारे पास, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है ना, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला ए ट्रांसपोज, और उसके बाद हमने इस पे एडजॉइंट प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, हमने इसका एडजॉइंट ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें सिंपली यहां से मिल जाएगा एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, है ना, एडजॉइंट ए का व्हाट, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। अब देखिए यहां से एडजॉइंट एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखिए क्या आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन टाइम्स ए। यहाँ पर आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा, नॉन जीरो रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब की प्रूफ बेटा आप कर सकते हो कैसे, एक केवल 2x2 का मैट्रिक्स कोई सा कंसीडर कर लो, मान लीजिए हमने एबीसीडी ले लिया, है ना, एबीसीडी ले लिया। अब इसी का एडजॉइंट हमने अभी फाइंड किया हुआ है, क्या आया था, डी माइनस सी माइनस बी ए, है ना, डी माइनस सी माइनस बी ए। तो हमारे पास एडजॉइंट है, हमारे पास हमारा मैट्रिक्स है एबीसीडी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए और देखिए क्या ये सारे के सारे रिजल्ट्स फॉलो कर रहे हैं, क्या हमें यही सारी वैल्यूज मिल रही हैं यहाँ पर। ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखिए हमने क्या किया, हमने अभी अभी एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू को देखा था, क्या मिला था हमें मिला डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स n माइनस टू टाइम्स ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी, n माइनस टू टाइम्स ए, टाइम्स व्हाट, टाइम्स हमारा वही मैट्रिक्स ए। अब इस अगली प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, हमने एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसी का डिटरमिनेंट ले लिया, हमने इसी का डिटरमिनेंट ले लिया, क्या मिला हमें यहां से मिला डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर व्हाट, n माइनस टू, n माइनस वन, है ना, n माइनस वन का होल स्क्वायर, क्या बेटा, n माइनस वन का होल स्क्वायर। जब हमने एडजॉइंट टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट लिया, क्या वैल्यू मिली, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट। अब देखिए, अब बात आ रही है कि हम इनवर्स किसी दिए हुए मैट्रिक्स का हम किस तरीके से उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको कल ही क्लास से याद हो, हमने वहां पर दो तरह के डिटरमिनेंट की या फिर दो तरह के मैट्रिक्स की बात करी थी। क्या, पहला केस था कि अगर हमारा डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स से एसोसिएट, अगर हमारा डिटरमिनेंट कैसा हो गया, जीरो हो गया, तो उसे हमने बोला था कि ये मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में, इसके सिंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा। और वहीं अगर इसी तरीके से अगर हमारा उसी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हुई, कैसी नॉन जीरो हुई, मतलब कि हमें कुछ वैल्यू मिल रही है, तो क्या होगा, तो वो मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा, उसे हम बोलेंगे, सॉरी नॉन सिंगुलर, क्या बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नॉन सिंगुलर कब, जब डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, है ना, जब डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा। और वहीं सिंगुलर कब, जब डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब पहली कंडीशन ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर हो, यानी कि इसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल ना हो, है ना। तो अब देखिए, अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कोई भी यहाँ पर दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, हमारे सिलेबस में हम कुछ दो तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला है कि डिटरमिनेंट्स का यूज कर लें, किसका, डिटरमिनेंट का यूज कर लें। तो अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि डिटरमिनेंट क्यों नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमें मिलता है ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, इस फॉर्म में ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो अगर ये डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल हो गया तो ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी, है ना, ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी, इसलिए जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ये हमेशा ही नॉन जीरो होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर? सेकेंड मेथड है हमारे पास, हम कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस को करके भी हम कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन को करके भी अपने दिए हुए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, है ना, किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो ए को आप लिख सकते हो क्या, आइडेंटिटी इनटू ए, है ना, कि आप जानते हो कि हम आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना, वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ए इज इक्वल टू व्हाट, आई टाइम्स ए, है ना, या फिर आप ए को लिख सकते हो ए इज इक्वल टू ए टाइम्स आई, है ना,
अब यहाँ पे जब हम कॉलम ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, जब हम कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि या तो आप कॉलम एक ऑपरेशन को चूज करोगे, या तो आप थ्रू आउट अपनी प्रोसेस में कॉलम ऑपरेशन या फिर थ्रू आउट रो ऑपरेशन को ही अप्लाई करोगे, है ना। यहाँ पर मिक्स ऑपरेशन नहीं होंगे, मिक्स ऑपरेशन यहाँ इस केस में नहीं चलेंगे, क्लियर है। यहाँ पर या तो रॉ या फिर कॉलम, इनमें से कोई एक ऑपरेशन आप चूज करोगे और उसे ही इस पे अप्लाई करोगे, है ना। ओके, तो देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर अपने इस एलएचएस को, अपनी इस लेफ्ट हैंड साइड को हम बनाएंगे क्या, आई बनाएंगे कुछ रॉ या फिर कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करके, और हम देखेंगे क्या कि हमारी राइट हैंड साइड में क्या ऑब्टेन हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी आई, और हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में मिलेगा पी, जो हमारा आई था वो बन गया पी टाइम्स व्हाट, टाइम्स ए, है ना, टाइम्स व्हाट, टाइम्स ए। या फिर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पर इनका ऑर्डर स्विच कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए पी। तो इस तरीके से पी क्या है, पी हमारा, पी इज व्हाट, पी इज इक्वल टू आई बाई ए, पी इज इक्वल टू व्हाट, आई बाई ए, दैट इज P इज इक्वल टू व्हाट, ए इनवर्स। तो यहाँ पर P क्या मिल जाएगा हमें, इस ए इनवर्स की वैल्यू के इक्वल मिल जाएगा, है ना, इसके इक्वल बेटा, ए इनवर्स की वैल्यू के इक्वल, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को बनाया आइडेंटिटी, और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, ये क्या बना मिला हमें, ये मिल गया हमारा मैट्रिक्स, या फिर ये क्या मिला हमें, मैट्रिक्स मिला P, और यही हमारे ए इनवर्स के इक्वल है, किसके, ए इनवर्स के इक्वल है, क्लियर है। नेक्स्ट, तो हमने इनवर्स मैट्रिक्स समझा कैसे हम फाइंड करते हैं। पहला तो है सिंपल फॉर्मूले से, कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए से, और दूसरा है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। एलिमेंट्री ऑपरेशन किसके, रॉ या फिर कॉलम के। तो आपको चूज करना पड़ेगा, आप रॉ ऑपरेशन लगाते हो या फिर कॉलम ऑपरेशन को आप यूज करते हो, है ना। नेक्स्ट, पहली चीज, पहली प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर हमारे पास एक इनवर्स मैट्रिक्स है और ये अगर ये इन्वर्टेबल है, तभी और केवल तभी, ये इन्वर्टेबल तभी होगा जब ये नॉन सिंगुलर होगा। कैसा, नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, तभी हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, तो अब मान लीजिए कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, कैसा, डायगोनल मैट्रिक्स ए, और आप जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के ही एलिमेंट आते हैं, है ना। कैसे डायगोनल के ही एलिमेंट आते हैं, तो मान लिया हमने कि डायगोनल में हमारे पास लैम्डा वन, लैम्डा टू टिल लैम्डा एन तक के एलिमेंट हैं, और अगर आपको इस तरीके के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हैं उनका भी हम इनवर्स ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ए इनवर्स मिलेगा, सिंपली डायगोनल ऑफ लैम्डा वन इनवर्स, लैम्डा टू इनवर्स, लैम्डा एन इनवर्स। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें एक 2x2 का मैट्रिक्स, तो हमने ले लिया 2 0 एंड 0 2, ए हो गया हमारा। अगर हमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, इसका इनवर्स किसका, 2 का, 2 इनवर्स क्या मिलेगा, 1/2, 0 0 1/2। तो सिंपली हमें ये इस तरीके से ये इनवर्स मिल जाएगा, क्लियर है। ओके, तो अब हमने आज के लेक्चर को लगभग खत्म कर लिया है ना, जो भी पॉइंट्स थे हमारे खत्म कर लिए हैं। समराइज करते हैं, हमने आज के लेक्चर में जाना क्या कि किसी भी दिए हुए ट्रायंगल का हम एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग डिटरमिनेंट, यूजिंग व्हाट, यूजिंग डिटरमिनेंट। तो वहां से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या वैल्यू मिली थी, दिस थिंग, है ना, हाफ ऑफ x1 टाइम्स by2 minus by3 प्लस x2 by 3 minus by1 प्लस x3 by 1 minus by 2, इस फॉर्म में। नेक्स्ट है, हमने ये भी जाना था कि अगर ये तीनों पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, कोलिनियर हो गए मतलब एक ही लाइन पर हो गए, इन्होंने किसी भी क्लोज शेप को नहीं बनाया है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें नहीं मिलेगा यहाँ से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा जीरो के इक्वल, है ना, जीरो के इक्वल। ओके, नेक्स्ट, हमने ये भी जाना किसी भी एलिमेंट के अलॉन्ग हम उसका माइनर कैसे निकालते हैं, हम उसका को फैक्टर किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, है ना। तो आप किसी भी एलिमेंट A11 मान लीजिए चूज किया हमने, तो उसके हमने सामने वाली और उसके नीचे वाली रो और कॉलम इन दोनों को हटा दिया। अब जो एलिमेंट्स बच रहे हैं हमने उनका क्या ले लिया, हमने उनका डिटरमिनेंट ले लिया। क्या मिल गया हमें, उसी एलिमेंट ए आई जे के अलॉन्ग हमें एक माइनर एम आई जे के फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट, को वेक्टर क्या होता है, को वेक्टर में सिंपली साइन जुड़ जाते हैं, क्या जुड़ जाते हैं, साइन, है ना। आपको साइंस पता है मैट्रिक्स में किस तरीके से हम साइन लेते हैं। तो यहीं से अगर हमारा को फैक्टर मान लीजिए सी आई जी है, एलिमेंट ए आई जे के अलॉन्ग, तो हमें क्या मिलेगा इसकी वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू मिलेगी -1 टू पावर व्हाट, आई प्लस जे, है ना, यहाँ पर आई प्लस जे टाइम्स व्हाट, टाइम्स एम आई जे, मतलब इसी माइनर की वैल्यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि हमने क्या किया, हमने किसी भी रो को लिया,
किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लिया और हमने उसी रो और उसी कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ उसे मल्टीप्लाई करके उसे सम कर दिया, क्या देगा हमें? तो ये हमें उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को दे देगा, है ना? उसी डिटरमिनेंट की वैल्यू को दे देगा। और हमने क्या किया, अगर हमने उसी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स लिए और हमने किसी दूसरे रो या फिर कॉलम के अलोंग कोफैक्टर्स को उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? तो हमें इसकी इस सम की वैल्यू 0 मिलेगी। कितनी? 0 मिलेगी हमेशा। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने बताया था कि हमने एक मैट्रिक्स ए ले रखा है जो कि है ABCD के फॉर्म में। अगर आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना हो, अगर आपको यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी हो, क्या आएगी? यस, तो इस तरीके से D माइनस बी माइनस सी एंड D, मतलब कि हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना? हम मैट्रिक्स को कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और हम उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, है ना? ओके, अब बात आ रही है मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड करने की। इसके लिए हमने दो मेथड्स के बारे में बात करी। पहला मेथड था हमारे पास कि अगर हम ए इनवर्स को फाइंड कर रहे हैं तो हम इसे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज थी हमारे पास कि हम इसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो इसी के साथ हमने अपने थ्योरी पोर्शन कवर किया है। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन पोर्शन की तरफ। क्लियर है? ओके ओके, देखिए अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन इसी में हमारे पास है, if alpha beta and gamma are the root of the equation x cube plus p of x plus q that is equal to 0, then the value of the determinant alpha beta gamma alpha and beta, क्या वैल्यू होगी इस डिटरमिनेंट की? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? अल्फा बीटा और गामा क्या है बेटा? ये इस इक्वेशन किसके, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इसके रूट्स है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, है ना? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन? ट्राई इट, जस्ट ट्राई। ओके ओके, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये सही ऑप्शन था हमारा ऑप्शन ए। देखिए कैसे कैसे था सही ऑप्शन, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो यहाँ पर सिंपली हमसे बोला गया था कि अल्फा बीटा और गामा ये किसके, इस इक्वेशन के रूट हैं, किसके, इसके। इसका मतलब ये यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0, है ना? तो हमें सिंपली क्या मिला, अल्फा बीटा और गामा ये 0 के इक्वल है ना? अगर आप यहाँ से इस इक्वेशन में इन्हें रखोगे अल्फा बीटा और गामा को और उसके बीच इनमें रिलेशन देखोगे तो हमें सिंपल रिलेशन मिलेगा, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का ही सम 0 के इक्वल होगा। तो हमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ था इस फॉर्म में, अल्फा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा। आपने देख लिया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन तीनों की तीनों कॉलम्स को सम कर देंगे। क्या मिलेगा हमें, कॉलम C1 की जगह पर हम लिखेंगे कॉलम C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमारा डिटरमिनेंट बन जाएगा कितना, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड बीटा गामा। अगेन सेकंड रो में मिलेगा हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड गामा अल्फा। और इसी तरीके से थर्ड रो में हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा बीटा। ओके, तो देखिए अब इसे यहाँ फर्स्ट कॉलम को देखिए, हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसे क्या करेंगे, इसे कॉमन निकाल लेंगे बाहर। क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉमन ले लिया, है ना? या फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है ना, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है ना, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दी रखी है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करो, सिंपली सब्स्टिट्यूट करो, है ना? सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, 0, तो हमें मिलेगा 0 0 0। और आप जानते ही हैं अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम, किसी भी रो, कोई भी एक रो है कोई भी एक कॉलम 0 के इक्वल हो गया तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके, 0 के इक्वल हो जाती है। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है। अब देखिए अगेन बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ओमेगा दिया हुआ है जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो आपको यहाँ पर देन द रूट ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर इस डिटरमिनेंट के रूट बताने हैं, है ना? दिस डिटरमिनेंट आपको इसे सॉल्व करना है। बताइए क्या, यहाँ पर इसके रूट बताना है, मतलब एक्स की वैल्यू सिंपली बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, है ना? एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। मींस 1 प्लस ओमेगा क्यूब, सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है, 0 के इक्वल होगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी, ओमेगा क्यूब हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना? चेक इट, ट्राई इट।
ट्राई इट। बताइए कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन, विच ऑप्शन? ओके नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ए। कौन सा बेटा? ए। कैसे होगा? बोला जा रहा था कि ओमेगा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसी इसी डिटरमिनेंट में। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम C1 की जगह पर, है ना, इस C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। जिससे कि देखिए अगर आप पहली एंट्री को देखें तो यहाँ से क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा सिंपली। इसी तरीके से अगर हम इन तीनों को सम कर रहे हैं तो क्या होगा, ऐसे 1 और ओमेगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? एक्स मिल जाएगा सिंपली। अगेन अगर हम फिर से इन तीनों को सम करेंगे तो 1 और ओमेगा स्क्वायर अगेन कैंसिल, क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा सिंपली। मतलब कि जो पहला कॉलम था वो मिल गया हमें एक्स, एक्स और एक्स के फॉर्म में। इसे कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो हम सिंपली क्या करना है, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब कि ये 0 होना चाहिए। तो हमें मिलेगा सिंपली क्या, एक्स 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 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 एंड 1 एक्स प्लस ओमेगा इस फॉर्म में, है ना। हमें कुछ एलिमेंट्स मिले इसके इस डिटरमिनेंट के, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो यहाँ से। जब हमने एक्स कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, 1 1 1 पहले कॉलम में, ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 सेम, है ना। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस ओमेगा, दिस वन इज ऑल्सो सेम। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कुछ फाइनाइट क्वांटिटी में मिलेगी। एक्स जीरो के, ये कैसी क्वांटिटी होगी, फाइनाइट क्वांटिटी होगी। मतलब कि ये क्वांटिटी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, इसका मतलब एक्स जीरो के इक्वल होगा। तो एक्स की वैल्यू सिंपली क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 0। कितनी बेटा, एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी रूट। कैसा है ओमेगा, ओमेगा हमारे पास एक इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें दिया हुआ है। तो आपको बतानी है इसकी वैल्यू, किसकी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा बी ओमेगा सी बी ओमेगा स्क्वायर एंड सी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा एंड सी। आपको यहाँ से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है एवरीवन? ओके ट्राई इट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। ट्राई इट। ओके ओके ओके, चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। कैसे है, यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमें डेल्टा दिया हुआ था कितना, ए बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी बी ओमेगा स्क्वायर एंड सी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा एंड सी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉलम वन की जगह पर कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर दिया, है ना। कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर दिया। तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से मिला कॉलम 1 की जगह पर ए कॉमन आ गया दोनों से 1 प्लस ओमेगा, ऐसे ही बी कॉमन आ गया दोनों से, क्या मिला हमें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरीके से देखिए सी कॉमन आ गया यहाँ से, क्या मिला, सी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पता है क्या कि ओमेगा क्या है, हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि हाँ अगर हम देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके 0 के इक्वल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरीके से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके, -1 के इक्वल। और इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बेटा, माइनस ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये कुछ वैल्यू देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम रहेंगे। क्लियर? ओके। तो अब देखिए, अब यहाँ से कहाँ से, कॉलम 1 से, है ना। कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 में अगर हम देखें ध्यान से, तो देखिए हमने इसमें क्या किया,
यहाँ से कॉलम 1 से हमने ओमेगा कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने ओमेगा कॉमन लिया, दिस थिंग, है ना? और इसी तरीके से हमने इससे भी, यहाँ से किससे बेटा कॉमन आएगा? यहाँ पर हमने ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया और ओमेगा भी कॉमन लिया। अंदर क्या मिला हमें? अंदर हमें मिला -a, -b और -c, है ना? -a, -b और -c। इसी तरीके से सेकंड रो में क्या मिला हमें? बी, सी और ए, है ना? और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हुआ? यहाँ हमें मिल गया इस थर्ड कॉलम में a ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि पहले हमने इसमें ओमेगा को मल्टीप्लाई किया और बाद में हमने इसे कॉमन ले लिया। क्या मिला हमें? a ओमेगा स्क्वायर और यहाँ b ओमेगा स्क्वायर एंड c ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में। हमें कुछ इस तरीके से कॉलम देखने को मिला। तो अब यहाँ से भी इस कॉलम 3 इस C3 से भी ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया था हमारा ओमेगा क्यूब और ये क्या क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 5। अब हम यहाँ कॉलम 1 से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। क्या मिला? माइनस ओमेगा टू द पावर व्हाट 5। तो सिंपली हमें मिला ए बी ए, बी सी ए सी। तो इस तरीके की वैल्यू में देखने को मिली, है ना? और ये वैल्यू, है ना, ये वैल्यू किसके, अगर हम इसका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे किसके किसके इक्वल हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 के इक्वल, है ना? इसका डिटरमिनेंट किसी के भी कॉलम के अलोंग या रो के अलोंग आप ओपन कर लो, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0 के इक्वल मिल जाएगी। सो दैट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है, इफ पहली रो में x-4 2x एंड सेकंड रो इज ट्वाइस x-4 एंड ट्वाइस x, और थर्ड रो में हमारे पास है 2x एंड x-4, और ये हमें इक्वल दे रखा है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बोला जा रहा है द ऑर्डर पेयर ए बी, देन द ऑर्डर पेयर ए बी ये किसके इक्वल होगा, है ना? ए बी ये किसके इक्वल होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। बताइए विच ऑप्शन। सिंपली आप यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करोगे, जिससे कि आप इसे रिड्यूस कर लोगे, और जब आप इसका डिटरमिनेंट लोगे तो आपको कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन की फॉर्म में मिलेगा। वहां से आप इन दोनों ही एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे तो आपको ए बी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना? सिंपली यही करना है। ट्राई टू सॉल्व इट। विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाउ सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए इसका ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा सी। ओके, देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमें दिया हुआ था एक मैट्रिक्स जो कि है इस फॉर्म में। अगर हम इसकी रोज में इसे बोले तो हमारे पास है x-4 पहली रो, x 2x एंड 2x, सेकंड रो में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2x x-4 2x, एंड थर्ड रो में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हैं 2x एंड x-4 के फॉर्म में। और बोला जा रहा है ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है? ये डिटरमिनेंट इक्वल है a प्लस बी एक्स टाइम्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना? इसके इक्वल है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर C1 की जगह पर लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या लिखेंगे? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? हमें सिंपली यहाँ से मिल जाएगा कितना, अगर हम इन दोनों को इन सबको ऐड कर देंगे तो 2x 4x एंड x 5x माइनस 4, इसी तरीके से ये 5x माइनस 4 और इसी तरीके से ये 5x माइनस 4। और कॉलम 2 और कॉलम 3 कैसा अगेन सेम रहेगा। क्या मिलेगा? 2x एंड x माइनस 4 एंड 2x, और यहाँ इसी तरीके से हमें कॉलम 3 क्या मिलेगा? 2x एंड x माइनस 4 के फॉर्म। अब यहाँ से हम 5x माइनस 4 इसे कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा 5x माइनस 4 आउटसाइड में, अंदर हो जाएगा क्या 1 1 1, और कॉलम 2 और कॉलम 3 अगेन सेम, क्या ट्वाइस एक्स माइनस 4 एंड ट्वाइस एक्स, एंड यहाँ कॉलम 3 में हमारे पास है ट्वाइस एक्स और x माइनस 4। किससे इक्वल था ये इक्वल था a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, पहले कॉलम में हमारे पास 1 1 1 है, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर इन दोनों को जीरो बना लेंगे, मतलब कि हम
यहाँ पर R2 में से R1 को घटा देंगे और इसके साथ ही साथ R3 में से हम R1 को अगेन माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5x माइनस 4, ये बाहर था ये हमारे पास एक फैक्टर के फॉर्म में, अंदर हो गया हमारे पास 1 0 0 है ना, 1 0 0। अब ये ट्वाइस एक्स और ये क्या हो गया x माइनस 4 माइनस ट्वाइस एक्स, क्या मिला हमें माइनस एक्स माइनस 4। इसी तरीके से 2x माइनस 2x 0 हो गया और 2x माइनस 2x क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ से x माइनस 4 माइनस 2x कितना माइनस एक्स माइनस 4 के इक्वल। अब यहाँ से देखिए एलिमेंट है ना, इस कॉलम C1 के अलॉन्ग से एक्सपेंड कर दीजिए, क्या मिलेगा हमें, दिस एंड दिस गॉट कैंसिल्ड, माइनस माइनस प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर टाइम्स व्हाट, टाइम्स ये फैक्टर कौन सा 5x माइनस 4, ये हमें मिल जाएगा इस फॉर्म में। अब यहाँ से देखिए a और b की क्या वैल्यूज है हमारे पास, a और b की क्या वैल्यूज है, a कितना आ गया, a आ गया हमारा -4 और b कितना है, b है हमारा 5। a कितना है बेटा, a है हमारा -4 और b कितना है, b है हमारा 5, है ना, इन दोनों को कंपेयर करने पर। क्लियर है, क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई इट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि x y z ये तीनों ही नॉन जीरो रियल नंबर है। कैसे नंबर, ये तीनों की तीनों ही नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं और इसके अलावा हमें अपना डिटरमिनेंट दिया गया है जिसका कॉलम 1 है 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड के फॉर्म में। इसका कॉलम 2 है हमारे पास 1 1 प्लस 2 वाई एंड 1 प्लस जेड के फॉर्म में, और इसी तरीके से इसका कॉलम 3 है 1 1 एंड 1 प्लस 3 जेड के फॉर्म में। और बोला गया है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है, तब हमें बताना है, तब क्या बताना है, बताना है कि एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स ये किसके इक्वल होगा, है ना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हमें देखने को मिलेगी, हमें ये बताना है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। राइट, व्हिच ऑप्शन, एनीवन। ओके, तो मूव करते हैं इसके इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर था आंसर सी, है ना, ऑप्शन सी। तो हम इसकी सॉल्यूशन को देखेंगे। तो हमें दिया हुआ था डेल्टा जो कि है 1 प्लस एक्स अपॉन, और पहले कॉलम में हमारे पास है 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, और यही दूसरे कॉलम में है हमारे पास 1 1 प्लस 2 वाई 1 प्लस जेड, और यही तीसरे कॉलम में है हमारे पास 1 1 1 प्लस 3 जेड, है ना, और ये 0 के इक्वल है। तो ये हम क्या ऑपरेशन करेंगे, इसमें क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम C1 को C3 से घटा दें, अगर हम C1 की जगह पर C1 माइनस C3 ले लें और वहीं C2 की जगह पर C2 माइनस C3 ले लें, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा ये 1 खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा C1 की जगह पर मिलेगा हमें C1 माइनस C3। तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 दैट इज एक्स, इसी तरीके से 1 प्लस वाई माइनस 1 व्हाट दैट इज वाई, एंड 1 प्लस जेड माइनस माइनस 1 माइनस 3 जेड, तो माइनस जेड माइनस 3 जेड कितना मिला माइनस 2 जेड, कितना माइनस 2 जेड। इसी तरीके से अगर हम C2 की जगह पर लिखें C2 माइनस C3, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, C2 है हमारे पास दिस थिंग, C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0, एंड इसी तरीके से C2 क्या है 1 प्लस 2 वाई, तो 1 प्लस 2 वाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 1 कैंसिल, क्या मिला 2 वाई, और इसी तरीके से C2 की जगह पर क्या C2 माइनस C3 एंड 1 प्लस जेड माइनस माइनस 1 माइनस 3 जेड, 1 1 कैंसिल एंड जेड माइनस 3 जेड कितना माइनस 2 जेड, और लास्ट वाले कॉलम में हमें मिला 1 1 1 प्लस 3 जेड इस फॉर्म में। अब हम सिंपली इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसे R1 के अलॉन्ग, है ना, इस रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कैलकुलेशन कम करने को मिलेगी, दिस वन, ये 0 हो जाएगा पूरा। तो x टाइम्स व्हाट दिस थिंग, ये गया और ये गया, तो x टाइम्स दिस थिंग, है ना,
जो भी मिलेगा हमने यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला दिस थिंग एंड दिस थिंग, तो -2z एंड +2/z है ना, इस फॉर्म में हमें कुछ मिलेगा। सॉरी 4/z है ना, इस फॉर्म में कुछ देखने को मिलेगा। x की वैल्यू हम करेंगे तो दिस एंड दिस गॉट कैंसिल्ड, 2y टाइम्स 1 + 3z एंड +2z है ना, दिस थिंग। ओके, तो अब देखिए यहाँ से, देखिए कि यहाँ पर -2/z + 4/z क्या हो गया, -2/z हो गया। क्लियर? अब इसे मल्टीप्लाई कर दो इसमें अंदर, है ना, तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 टाइम्स xy + 3xyz + xz प्लस व्हाट, +2/z दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने 2 को कॉमन ले लिया, है ना, क्या मिला हमें, xy + yz + zx + 3xyz दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x हमें फाइंड करना है, x इनवर्स, y इनवर्स और z इनवर्स, है ना। सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से इसे ले जाएंगे, इससे ले जाएंगे अपने राइट हैंड साइड में, क्या होगा 3xyz, और उसके बाद हम होल को, दोनों ही साइड को xyz से डिवाइड कर देंगे। क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 1/x + 1/y + 1/z एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर ये पूरा का पूरा xyz कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, -3। तो 1/x + 1/y + 1/z इसकी वैल्यू कितनी मिली, -3। क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, so this is the last question for today's class. लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन, ट्राई इट, प्लीज ट्राई इट। हमें दे रखा है एक डिटरमिनेंट, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट है हमारे पास, राइट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट है हमारे पास, और राइट हैंड साइड का डिटरमिनेंट k टाइम्स है लेफ्ट हैंड साइड के, सॉरी k टाइम्स है ना, एक किसी किसी दिए हुए डिटरमिनेंट के, आपसे k की ही वैल्यू पूछी जा रही है। k की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन है, 0 1 2 3, है ना, बताइए k किसके इक्वल होगा। ट्राई इट। ओके, ओके, आइए अब देखेंगे इसके सॉल्यूशन को, है ना, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी, है ना, मतलब 2, k की वैल्यू में 2 देखने को मिलेगी। देखिए कैसे, कैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट दिया हुआ था जो कि है बी सी, है ना, जो कि इस तरीके से है हमारे पास b + c + a + b एंड c + a + b एंड b + c एंड a + b + c एंड c + a। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम C1 की जगह पर, है ना, इस C1 की जगह पर C1 + C2 + C3 लिख देंगे। क्या मिलेगा हमें, हमें कॉलम 1 में मिलेगा 2 टाइम्स a + b + c एंड इसी तरीके से 2 टाइम्स a + b + c और 2 टाइम्स a + b + c, इस फॉर्म में मिल जाएगा। C2 क्या मिलेगा, C2 हमारा मिल जाएगा c + a + b + c, और इसी तरीके से कॉलम C3 में मिलेगा a + b + c एंड c + a, है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये सारी एंट्री सेम आ गई, तो यहाँ पर हम एक चालाकी करेंगे। क्या करेंगे चालाकी में, हम केवल 2 को कॉमन निकालेंगे, है ना, 2 को हमने यहाँ पर बाहर ले लिया, अंदर हमने a + b + c को छोड़ दिया, है ना, इसे हमने बाहर नहीं लिया है अभी। ऐसा क्यों किया अभी देखेंगे। तो a + b + c को हमने यहाँ पर C1 में छोड़ दिया, है ना। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर C2 और C3 है, तो अब यहाँ पर C2 को हम इस C1 से माइनस कर देंगे और C3 को भी हम C1 से माइनस कर देंगे। देखिए क्या मिलेगा, तो सिंपली हमें यहाँ से मिलेगा a + b + c एंड जब हमने यहाँ से इसे इससे घटाया, क्या मिला, c और a खत्म, क्या बचा, -b। इसी तरीके से यहाँ पे a और b खत्म, क्या बचा, -c, है ना। सेम इसी तरीके से इन दोनों एंट्रीज के लिए भी हमें क्या मिला, -c एंड -a एंड -a एंड -b। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमने क्या किया कि अब हमारे पास क्या था, इस C1 में हमारे पास टर्म कुछ गड़बड़ है, जबकि C2 और C3 को हमने देख लिया, बस नेगेटिव टर्म्स है। नेगेटिव को तो हम बाहर निकाल लेंगे, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन इसका हमें कुछ इलाज करना पड़ेगा, इसे हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया, अब हमने C1 की जगह पर C1 + C2 + C3 दोबारा ले लिया,
C1 प्लस C2 प्लस C3 दोबारा से ऐड कर दिया, क्या मिला हमें? B और C कैंसिल, A मिल जाएगा। इसी तरीके C और A कैंसिल, क्या मिलेगा? B मिल जाएगा। और यहाँ A और B कैंसिल, क्या मिलेगा? C मिलेगा। तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ABC, BCA एंड CAB, है ना, CAB इस फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए इन दोनों कंपेयर करिए, क्या दोनों सेम है? दिस वन एंड दैट वन, यस दोनों सेम है। तो यहाँ पर लिखा है K, यहाँ लिखा है 2, K की क्या वैल्यू होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? यस, K यहाँ मिल जाएगा 2 के इक्वल। K इज इक्वल टू व्हाट? K इज इक्वल टू 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ K। क्लियर है? ओके। तो इसी के साथ हम बेटा आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन आपको याद रखना है कि डीपीपी और मॉक टेस्ट आपको देते हुए चलना है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी को आप सॉल्व करिए ही करिए, है ना। डीपीपी को आप सॉल्व करिए ही करिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, है ना, यहाँ से। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं, है ना। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।